है, किसी और को जगह मिल गई है, लेकिन गडकरी को टिकट नहीं देगा, इस पर भी प्लानिंग हो रही, टिकट नहीं देगा। अरे ये मोदी सोच नहीं सकते हैं गडकरी को टिकट नहीं देने की बात, सोच भी नहीं सकते। उनको मालूम है गडकरी के बारे में कि गडकरी को अगर टिकट नहीं देंगे तो गडकरी एक ऐसा शख्स है जो अपने बल पर नागपुर से ज्यादा वोटों से जीत के आएगा अगर बीजेपी नहीं देगी टिकट तो। ये इनको सबको मालूम था। तो क्या मोदी इतने पॉलिटिकली इमेच्योर हैं? मोदी ऐसा काम कर सकते हैं? अरे मतभेद होना, मत भिन्नता होना दुश्मनी नहीं है। एक पार्टी में हो सकता है कि मत भिन्नता हो, और होना भी चाहिए। भाई सब अगर एक ही साथ चलने लगेंगे तो कैसे सही और गलत का कैसे भान कराएंगे? कभी मोदी उनको गलत का भान कराएंगे, कभी गडकरी उनको गलत का भान कराएंगे। राजनीतिक परिवार है, एक पार्टी में है, तो दोनों के बीच में मतभेद हो भी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, मैं कई बार ये देखता हूं और खास तौर से मैं उनको भी ये सलाह देता हूं जो खास तौर से भक्त बन जाते हैं, वो राजनीतिक चेतना के परे चले जाते हैं और वो ये गलती कर बैठते हैं कि उनके दोनों के बीच की बात को कि नहीं नहीं अब तो गडकरी को ऐसे किनारे लगा देगा मोदी। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का बयान मत दीजिए जो आपको लोग भक्त की श्रेणी में गिनने लगे। शुद्ध पॉलिटिकल एनालिसिस तो कीजिए। मोदी गडकरी के स्ट्रेंथ को जानते हैं, गडकरी मोदी के स्ट्रेंथ को जानते हैं। गडकरी ये जानते हैं कि मोदी इस देश में सबसे पॉपुलर नेता हैं। 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही है। ये गडकरी नहीं जानते हैं, मैं और आप जानते हैं, गडकरी नहीं जानते हैं। तो कह देंगे नहीं गडकरी ने तो भाषण में कह दिया कि वो तो धूर्त बना रहे हैं। अरे भाई कोई मॉरल कोई भाषण कहीं कहीं पर दे नहीं। ये बात सही नहीं है क्या कि नेता झूठ बोलते हैं? इसका मतलब क्या मोदी के बारे में वो बोल रहे हैं? वो खुद के भी बारे में बोल रहे हैं कि हमें भी झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें? आश्वासन देना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं। वो खुद भी बोलते हैं ये बात कि क्या करें यार, कैसे करें, सबका काम तो हो नहीं सकता है, सबका काम पूरा नहीं हो सकता है, तो कई बार हमको आश्वासन देना पड़ता है। आश्वासन भी नहीं देंगे तो हम क्या दे सकते हैं अपनी जनता को? कई बार सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, 100% कोशिश करते हैं संतुष्ट करने की अपनी तरफ से। तो नेता को झूठ बोलना साहब, ये उसका आप समझिए कि इनर वैल्यू सिस्टम बन गया है। इसलिए उनके झूठ को आप दिल पर मत लिया कीजिए। नेता की मजबूरी है, झूठ बोलेगा ही बोलेगा। मोदी भी बोलेंगे, नितिन भी बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। लेकिन वो झूठ ये देखिए कि क्या शुद्ध अपने लाभ के लिए बोल रहे हैं या बृहत्तर लाभ के लिए उनको कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है। ये आकलन करना हमारा और आपका काम है। नहीं, मोदी जो है, मोदी के खिलाफ गडकरी ने मोर्चा खोल दिया। टिकट काट रहे थे लोग पिछले लोकसभा चुनाव में, ना टिकट कटा, वो जीत करके आए। मंत्रालय तो नहीं मिलेगा, मंत्रालय भी मिला, वही मंत्रालय मिला, अनवरत काम कर रहे हैं। अब ये हुआ कि नहीं अब तो 76 के हो गए हैं और संघ और गडकरी ने हाथ मिला ली। कहीं कुछ नहीं। संघ ने कोई बयान दिया कि 76 के होने पर, वो एक मजाक था, संघ ने फिर उसका आकर के सार्वजनिक रूप से कहा संघ ने यू टर्न ले लिया। अरे उस बयान का कोई महत्व नहीं था। संघ को मालूम है कि मोदी का अभी कोई विकल्प नहीं है उनके पास, उनको तैयार करना पड़ेगा विकल्प। और जिस दिन विकल्प तैयार होगा, मोदी स्वयं अपना रास्ता उन्हें देंगे। ये पार्टी का संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी मैं कहता हूं कि फिर भी कुछ पावर स्ट्रगल्स होते रहते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पंडित है ना, वो पार्टी, उसके संस्कार, उसके संगठन, उसकी विचारधारा, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उनके गलत निर्णय हो रहे हैं, गलत आकलन हो रहे हैं। तो न तो मोदी और गडकरी में हो सकता है मतांतर हो, मतभेद भी हो, लेकिन वो मतांतर और मतभेद इतना नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल करके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को गडकरी जाकर के वोट दे दें और अपने ही नहीं
25-30 एमपी को भी साथ में रख लें और यहां से फिर फार्म हाउस पर रणनीति बनने लगे। तो ये सब ढाक के 3 पात हो गए। 452 वोट से राधाकृष्णन थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। और उसके बाद कांग्रेस के जयराम रमेश साहब क्या कह रहे हैं, नैतिक जीत हो गई। मेरी ये राजनीतिक हार है लेकिन नैतिक जीत है। अरे कौन सी नैतिकता? आपकी नैतिक हार भी हुई और राजनीतिक हार भी हुई। आपने एक चीफ जस्टिस को उतार करके अपनी नैतिकता का परिचय दे दिया। जो अब तक आप बोल रहे थे, और यह काम जो बहरुल इस्लाम के जमाने से हो रहा है, कांग्रेस करती आ रही है, वही काम आपने फिर किया। एक चीफ जस्टिस को उनको दूर रहना चाहिए, उनको मालूम था रिजल्ट, उनको दूर रहना चाहिए। 2 दिन के नाम के लिए आप आ गए, उनको कम से कम दूर रहना चाहिए। आपने क्या किया? आपने उनको उम्मीदवार बना करके फिर साबित कर दिया कि वो कोई न्यूट्रल नहीं है। और ये बात जब रंजन गोगोई को बनाया गया था तब भी हुई थी बात। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहा हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि अगर कोई बनना चाह रहे हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है वी सुदर्शन रेड्डी, लेकिन यहां पर चयन और भी हो सकता था। वहां डायरेक्ट आप उनको कुछ दे सकते थे। आपको मालूम है उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी। हाँ, तो अनैतिक हार है इंडिया अलायंस की ये, जिसे वो नैतिकता का जामा पहना रहे हैं। संपूर्ण रूप से अनैतिक और राजनीतिक दोनों हार हुई और ये उनकी अदूरदर्शिता की वजह से हुई है। आज वी सुदर्शन रेड्डी की जगह कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जिसकी छवि बहुत अच्छी हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में भी, उनको लाया जा सकता था, उनको बनाया जा सकता था, नहीं बनाया। तो ये तो अनैतिक हार वो खुद कर रहे हैं और लोगों पर चस्पा कर रहे हैं ये मेरी नैतिक जीत है। खैर, जो भी हो, जो पूरी प्लानिंग थी वो संध्या 9 सितंबर 7:30 आते आते प्लानिंग धरी की धरी रह गई। प्लानिंग पूरी चौपट हो गई। मोदी फिर एक बार बेताज बादशाह साबित हो गए। और ये जो अभी नेपाल और फ्रांस ये सब जो चल रहा है, भारत में दूर दूर तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश हालांकि वो करेंगे। तो पहली प्लानिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लानिंग भी साथ में शामिल थी। खत्म कर दिया मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।